जय जोहर। जय जोहर। एक तीर एक कमान। मैं बोलूं और फिर भी आवाज नहीं आए, बड़ा दुखदाई है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बिरसा मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद टंडिया मामा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो, अब बहुत सारी बातें सब लोगों ने कर दी और अभी हमारे भंवर दादा को सुनना सबके लिए बाकी है, तो मैं अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करूंगी। आज की तारीख में जो कांति भाई ने कहा कि सारी सरकारों के मुख्य लोग हमें मालिक स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभी भी हमारे ही लोग खुद को मालिक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जिस गांव से मैं हूँ या जो क्षेत्र मेरा है, वहाँ पे जब मैं छोटी थी और अभी भी वहाँ एक दूसरे से जब मिलते हैं तो जे मालिक ऐसा कहते थे। तब अब जब छोटे होते तो नहीं समझ में आता है, जे मालिक बोल रहे तो बोल रहे हैं, तो हम भी बोल देते थे। लेकिन जब उस शब्द का मैंने गौर से व्याख्या सोची और बुजुर्गों से पूछा, तो उनके शब्दों में था कि आप ही अपने मालिक हाँ, अपने जगान मालिक हाँ, तो एक दूसरे को मालिक कहेंगे तो जे मालिक, मतलब जय नहीं बोल के अपनी लोकल भाषा में जे मालिक। तब मुझे समझ में आता था कि अरे वो बुजुर्ग लोग तो हम पढ़े लिखों से ज़्यादा जानकार, उन्होंने वो जय मालिक अपना खुद को मूल मालिक उन्होंने कब से स्वीकार कर रखा है। बस इस आधुनिक दुनिया में ये शिक्षा के बाद जो हम दूसरे लोगों से जो गैर आदिवासी उनके संपर्क में आए और उनके जैसा रहने लग गए, उनके संबोधन को स्वीकार करने लग गए, तो हमने हमारे खुद के उद्बोधन जोहार को, जे मालिक को, जे गुरु को, जो भी एरिया वाइज बोलते होंगे उनको छोड़ते चले गए। उन धार्मिक उद्बोधन को स्वीकार किया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और जब वापस कहा गया कि हम तो आदिवासी हैं, जोहार बोलो, तो लोगों को उसे स्वीकार करने में काफ़ी समय लगा और अभी भी कई लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जब बड़े बड़े पार्टियों के मुख्य लोग बोलते हैं तो उनकी स्टेटस हम गर्व से लगाते हैं कि देखो राहुल जी ने जय जोहार बोला, जय आदिवासी बोला, लेकिन हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये कितनी दुखद बात है। तो जैसे दूसरों के उद्बोधन है वैसे जय जोहार हमारा उद्बोधन है। हम प्रकृति की जय कर रहे हैं, वो प्रकृति जो पानी पिलाते टाइम किसी के साथ भेदभाव नहीं करती कि ये काला है या गोरा है, वो हवा देते टाइम किसी को ये नहीं कहती कि तू ब्राह्मण है या शूद्र है। उस प्रकृति की जय बोलना कोई गुनाह है क्या? जब गुनाह नहीं है, मैं तो कहती हूँ न केवल आदिवासियों को बल्कि एक दिन पूरे विश्व को जय जोहार बोलना चाहिए, क्योंकि इस कुदरत से बड़ी कोई ताकत मेरी नज़र में है ही नहीं और आपकी नज़र में भी मुझे लगता है नहीं होगी। जो कुछ है वो कुदरत है, कुदरत ही धर्म है, कुदरत ही माया है, कुदरत ही दुनिया है, सब कुछ कुदरत है। अगर हम इसके विरोध में जाते हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, किसी का ध्यान नहीं जाता है, किसी का भी ध्यान नहीं जाता है कि हम पर्यावरण प्रदूषण कितना कर रहे हैं। हम कहने को कहते हैं हम प्रकृति पूजक हैं, सारी चीज़ें कहने की हो गई, हम भी बदल रहे हैं और इतना बदल रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया का तापमान इतना बढ़ रहा है कि हमारे बच्चों के बच्चे नहीं, हमारे ही बच्चे शायद इस तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस तापमान को कम करने के लिए केवल और केवल एक संस्कृति कर सकती है और वो है आदिवासियत। आदिवासियत वो जिसके कामों से ये प्रकृति प्रदूषित नहीं होती। अगर हम एक गाड़ी खरीद रहे हैं तो घर पे 50-100 पेड़ भी लगा सकते हैं ताकि गाड़ी से पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वो उन 50-100 पेड़ों से कम हो सके, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम भी उस दिशा में कहीं ना कहीं थोड़ा गलत
तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारी ज़मीनें, जो नौकरी लग के शहर में चला गया वो गांव की ज़मीनों को छोड़ देता है और फिर गांव के दूसरे लोग, चाहे वो परिवार के हो, वो खेती करते हैं और एक टाइम बाद वो गांव वाले लोग उस ज़मीन को ले लेते हैं और वो शहर वाला बिना ज़मीन के रह जाता है। वो व्यक्ति नौकरी करके शहर में गया, उसका बेटा नौकरी लगेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन उसने अपनी ज़मीन छोड़ दी, उसका बेटा क्या खाएगा इस बात के लिए वो नहीं सोचता है। तो ज़मीन चाहे आप उस पर कुछ ना करो, पुआड़िया ही कर दो, हमारे यहाँ पुआड़िया होते हैं, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कर दो तो वो भी बिक जाएगा, लेकिन अपनी ज़मीनों पे खेती करना ना छोड़े। इसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत मैं देखती हूँ कि हमारे लोग पढ़ रहे हैं पर जिन स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे होनी चाहिए। और कई बार मैं देखती हूँ कि उन स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो हमारे ही समाज के हैं। हमारे ही समाज के अध्यापक होने के बावजूद उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अगर सही रास्ते पे नहीं चल पा रहे तो इसके लिए गैर आदिवासी जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना सीखो। आज इस पूरे कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि एक मेडिकल टीम बैठी है जो सिकल सेल एनीमिया का टेस्ट कर रही है। सिकल सेल एनीमिया हमारे इस एरिया में अलीराजपुर, झाबुआ, हमारा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दाहोद, महिसागर, इन एरियाओं में निरंतर बढ़ता जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया में होता कुछ नहीं है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, खून नहीं बनने लग जाता है। इसका कोई इलाज नहीं, केवल इसके कि वो खुश रहे और अच्छा सा खाना खाए और खून बनता रहे, लेकिन हम लोग नहीं जानते। इवन उस टेस्ट को भी अभी कोई नहीं करवा रहा है। महिलाएं डर रही है, पुरुष भी डर रहे हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ निवेदन करके कि जिन्होंने करवा दिया अच्छी बात है, मैंने भी करवाया है, मैं नेगेटिव हूँ, आप लोग भी करवाएं और स्पेशली जो बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं वो लोग उस टेस्ट को करवाएं और इस बीमारी से आसपास अगर कोई ग्रसित है तो उसे समझाएं कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप लोग अपना इलाज करवाएं। इसके बाद इस कार्यक्रम में आरची बावनिया आई हुई है, छोटी सी बच्ची है, 6ठी क्लास 6 साल की जब थी तो उसका पहला गाना आया था। उसके गाने में वो यूँ कहती है कि हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा, अगर ये प्रकृति खराब हो गई, वो गुजराती में कहती है, मैं हिंदी में बता रही हूँ, और अगर आपने नहीं बचाया तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसा उस छोटी सी बच्ची के गानों में अगर है तो हम तो उससे काफी बड़े हैं। हर दिन चाहे सुबह से उठ के रात तक किसी कार्यक्रम में जाते टाइम आप कोशिश करें कम से कम